अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले 18वीं आईनी तरमीम पर जो तब्दीली की बातें हो रही हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो गंदम स्कैंडल जो सामने आया है, जिस पर ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं रिपोर्ट में, उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे और ये भी बात करेंगे कि कोरोना मुख्तलिफ ममालिक में क़यामत तो ढा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी सूरत में किसी न किसी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन उठाने या उसको कम अज़ कम नरम करने के ऊपर सोच रहे हैं और लोग भी अब ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को नरम किया जाए या बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हैं, ये भी हम जायज़ा लेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। 18वीं तरमीम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचानक से ये दोबारा से शोशा उठा है। इससे पहले भी 1.5 साल के मुख्तलिफ अरसे में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये बात होती थी, लेकिन दब जाती रही है। वफाकी हुकूमत जहाँ मुख्तलिफ तौर पर ये समझती है कि इसके बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं वफाक को और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तब्दीली हो सकती है, वहीं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का ये ख्याल है कि वो बिल्कुल एक चट्टान की तरह इसके आगे खड़ी है और इसकी मुखालफत करी कि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली या तरमीम वो नहीं होने देगी। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ भी है और सख्त बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। PMLN भी अब इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन गई है। पहले मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, कैसे वो इसको अपोज कर रहे हैं किसी भी तब्दीली को, ज़रा वो सुन लीजिए। कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताए। फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या है और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। आइन के अंदर चैप्टर्स कितने, वज़ीर-ए-आज़म मुझे बता दे, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को। देखा आपने कितना एग्रेसिव स्टेटमेंट है, कितना एग्रेसिव बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 18वीं आईनी तरमीम को लेकर के, और उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत में PMLN भी उनका साथ दे रही है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के वज़रा कैसे इसके हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं। तो जनाब जान लेते हैं कि आखिर कौन किसको समझाएगा कि ये 18वीं तरमीम क्या है और इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए। इमरान साहब, ये आईनी तरमीम को लेकर के जो एकदम बवाल सा उठ रहा है, आपको क्या लग रहा है वफाकी हुकूमत क्यों तब्दीली चाहती है इसमें और PP हुकूमत क्यों नहीं चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात ये है कि ये जो अभी उबाल उठ रहा है ना, ये अभी नहीं उठ रहा। अगर आप PTI का ये देखें ना तो ये 1.5-2 साल में वक्तन फ़क्तन उठता रहा है। इशू ये है कि हमारे यहाँ आप इसको ये भी कह सकती हैं कि सियासत का अलमिया ये है कि जब कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो वो उसका मलबा किसी दूसरे पे डालना चाहता है। अब PTI की हुकूमत जो है वो सारा मलबा डालना चाहती है सूबों पे, किस तरह से कि जब क्योंकि 18वीं तरमीम थी, हमारे पास था नहीं कुछ। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या कर रहे हैं? जो शेख रशीद साहब का कल के बयान था ना, उसको आप इस नाजर में देखें, जो उन्होंने कहा था डबल टार्जन और ये और वो। असल में हुकूमत ये चाहती है कि इन दोनों पार्टियों को डरा के, धमका के, किसी तरह से मुज़ाकरात पे आमादा किया जाए। और ये दोनों पार्टियां क्या चाहती हैं? हम पहले दिन से यहाँ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का फोकस क्या है। आप ये देख लें कि इन 1.25 सालों में जब से ये हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग नून का फोकस सिर्फ एक है, और वो फोकस है अपनी क़यादत में को छुड़ाना, अपनी क़यादत पर से वो मुकदमात ख़त्म करना। जी, अच्छा। अब पीपल्स पार्टी है जो उनका भी यही फोकस है कि किसी तरह से हमें किस तरह से रिलीफ मिले। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारी बातें जो दोनों तरफ से की जा रही हैं ना, असल में ये इस बात का एक समझ लें कि पैगाम लेके आई हैं कि बैक डोर चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। बैक डोर मुज़ाकरात चल पड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत का वतीरा ही हमेशा ये रहा है कि जब कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसकी एंटी थीसिस को इंतहाई जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इसलिए मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ फॉलोअर ऑफ जर्नलिज्म ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, आप मेरी बात नोट कर लें, मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी तीनों में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कि किस तरह से नैब के कानून में तरमीम करनी है, किस तरह से
आइन में कर, और ये जब ले दो की पॉलिसी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप एक दिन देखेंगे कि लेन देन क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल अगर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं तो जाहिर है जमहूरियत में ये अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बातचीत करें, लेकिन क्या वो बातचीत अपने बचाव के लिए होनी चाहिए या अवामी मफाद में होना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन हिलाली साहब, आपको भी यही बात लग रही है कि ये बिला ज़रूरत की बहस इस वक्त शुरू हो गई है, ये वक्त नहीं है कि आप आईनी तरमीमों की बात शुरू कर दें और इसके मामलात पर आपस में झगड़ना शुरू कर दें, और अभी इमरान खान साहब की इस बात से, इमरान याकूब खान साहब की इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि असल में मसला आईनी तरमीम का नहीं है, मामला कुछ और है। एक्चुअली मामला कुछ और भी है, मगर तरमीम के बारे में ज़रूर है। और जो इमरान ने कहा है कि इनकी बातें चल रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बल्कि मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि अब रुकावट नून लीग से नहीं आ रही है। नून लीग का तो बड़ा क्लियर स्टांस है, अगर आप चाहते हैं नरमी हमारे तरफ से इस अमेंडमेंट के बारे में, तो हमारे 2 शर्तें हैं। नवाज़ शरीफ के केसेस को ख़त्म करें, नवाज़ शरीफ अनडू करें और हमें अंदर और बाहर आने जाने दें। अगर ये 2 चीज़ें में नरमी आएगी तो हम कोऑपरेट करेंगे। और पीपीपी का स्टांस इस वक्त काफ़ी एडमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी मैं एग्री करता हूँ इमरान से कि बातचीत उनकी हो रही है। और देखिए, जब एक तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टांस आता है तो दूसरे तरफ से भी तो प्रेशर लगता है। अब आप खुद सोच लें कि हु कैन विथस्टैंड प्रेशर बेटर। जरदारी साहब जो हैं, ही इज़ इन एन ऑफुल मेस। सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफुल मेस में है। बल्कि जब हम वीट के सेगमेंट में आएंगे तो इस किस्म की जो चोरी दिख रहा है, इससे तो लग ऐसे रहा है कि दे आर अनफिट टू गवर्न। तो मैं समझता हूं कि बेहतर ये है कि इन लोग मिल के बात करें। अच्छा। मगर माफ़ करिए, थोड़ा सा मुझे वक्त दे। 18th अमेंडमेंट जी बड़ा आसानी से अमेंड हो सकता है। कौन कहता है कि अमेंड नहीं हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि अमेंडमेंट को कैसे अमेंड कर सकते हैं। मगर 2 बातें हैं जल्दी से। एजुकेशन और हेल्थ ये वैसे वापस आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, मगर इस पे मैं इस क्यों आना चाहिए, तो सिर्फ एक सवाल आप पूछ लें, ये 10 साल जो हो गए हैं, क्या ये चला है ठीक से? माने हैज इट वर्कड? क्या ये गोस्ट स्कूल्स खत्म हो गए, गोस्ट टीचर्स खत्म हो गए, स्टैंडर्ड क्वालिटी बेहतर हुआ है? बल्कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जो हाल है वो तो पहले से भी ज्यादा खराब ही हुआ है। थैंक यू। तो चला भी नहीं है, चला भी नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? इनके ही हाथ में रखना चाहते हैं जो लूट मार, और चला भी नहीं सकते। चलो यार, लूटो मगर चलाओ तो सही ठीक से। लेकिन सेंटर में भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट मैं आपको बताता हूँ, सेंटर में भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट सही है। मगर मैं आपको बीन अ मेगा डिजास्टर। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, यू नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। ये 18th अमेंडमेंट, इट्स नॉट 18th, ये है एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन ने 10 साल से मुलाकात उनकी हुई नहीं है। हर 5 साल उनको मुलाकात करनी चाहिए। राइट। क्यों नहीं हुई है? इसलिए मुझे खत्म कर, इसलिए देखिए, अगर आप ब्रेक पे जाना चाहती हैं तो बता दें, मैं पॉइंट फिर बाद में करूंगा। मैं इसको अलग से भी मैं करूं कि ब्रेक में? आप बात मुकम्मल कर लें। बस मैं ये चाह रही थी कि एनएफसी का मैं जरा थोड़ा सा आगे जाके बात करना चाह रही थी, लेकिन आप इसको इसके साथ लिंक्ड देख रहे हैं बेसिकली, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, दिस इज लेस 8th अमेंडमेंट। कौन कहता है कि 8th अमेंडमेंट में चेंजेस नहीं होना चाहते? मैं समझता हूं सब कहते हैं और अमेंडमेंट होगा। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एनएफसी ने क्या फैसला किया 10 साल पहले। पीपीपी ने, शौकत तरीन उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने यह फैसला किया है कि प्रोविंस को सब पैसे जाएं और सेंटर के पास पैसे कम हो। अब सेंटर के पास पैसे नहीं है, इट्स नियर बैंकरप्ट ऑल द टाइम। सेंटर चल नहीं सकता है विद सो लिटिल मनी। दूसरी बात, आप चाहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर आप चाहते हैं, तो क्यों नहीं डिसॉल्व किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में? आपको पता है क्यों नहीं किया? जब एक दफे आप किया था, एमक्यूएम लोकल गवर्नमेंट पे आ गई थी और एमक्यूएम ने लोकल गवर्नमेंट को तो एक स्टेट विद इन अ स्टेट बनाने लग गई थी, और एक कराची को एक कंट्री विद इन अ कंट्री बनाने लग गई थी। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं हमने कुछ सबक नहीं सीखा है? बिल्कुल इंशाअल्लाह सीखा है। और इस किस्म के पार्टी को और इस किस्म के एजेंडे को फिर कभी नहीं आने देंगे। चलिए हिलाल साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दें। आपने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, मैं इमरान साहब की भी राय वक्तन इसमें बारी बारी ले लूं।
इमरान साहब, पहली बात तो ये कि आपने ये तो कहा कि ठीक है इसके बदले में कुछ लेन देन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उससे तो हिलाली साहब डिग्री कर रहे हैं, लेकिन आखिर वफाक को कोई प्रॉब्लम तो चल रही है ना, जिसकी वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके लिए वफाक चलाना मुश्किल हो रहा है, पैसों की कमी हो रही है उन्हें, और इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं कि उनको सेंटर को राइट हो उसको चलाने का। समीना, अगर आप मेरे से सच सुनना चाहती हैं ना तो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पहले एनएफसी पे आ जाते हैं। एनएफसी है क्या? हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि वो करना क्या चाहते हैं या उन्होंने करना क्या। भाई एनएफसी, इस एनएफसी की तो बात ही नहीं है। एनएफसी इससे पिछले देख लें। अब एनएफसी का एक मामला है कि जो पिछले हैं आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आपने कम से कम उस हद तक रहना या उससे आगे जाना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है जिसमें आप ये बात कर रही हैं कि जी हुकूमत ने, हिलाली साहब फरमा रहे थे कि 10 साल में एजुकेशन और सेहत में क्या किया। बात ये, केपी में तो आपकी गवर्नमेंट थी पिछले 5 साल भी, वहां आपने क्या कर लिया? नंबर 1। नंबर 2, नहीं वो तो कहते हैं सेहत की वहां पे बेहतर हुई है, शहराम तरक्की की तो वो तारीफें करते हैं, तो भाई उनकी तरफ से, आतिफ खान की तो वो तारीफ करते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है ना। रेटिंग अस्पताल की 2/3 अक्सरियत मिली है दोबारा लोगों को। ये नहीं है, वो सिर्फ सेहत पे तो नहीं मिली। बात सिर्फ ये है कि वहां पे उन्होंने जो अच्छा काम किया वो सिर्फ पुलिस रिफॉर्म्स थी। सेहत की तो जो अभी एक्सपोज हो गई है ना, अभी यहाँ 1.25 साल से पंजाब में भी है, उन्हीं की हुकूमत है। बात ये है कि असल इशू ये है कि 18वीं सेहत कार्ड भी तो लेके आए, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट था। सेहत कार्ड से क्या हो गया? कितने % लोगों का हल हो गया? अब आप ये देख लें कि जो इससे पहले थे, मैं अभी आपको बता देता हूँ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, सेहत पे आ जाते हैं। मुझे सिर्फ आप ये सिर्फ एक बात बता दें कि इन 10 सालों से पहले, 18वीं तरमीम से पहले, क्या यहाँ दूध की नारें बाई जा रही थी? सेंट्रल बड़ा अच्छा हेल्थ और एजुकेशन को कर रहा था। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक आपने कम से कम जो है ना अपने जीडीपी का 4% सेहत पे खर्च करना होता है। बड़ी माजरत के साथ आपके यहाँ 0.5% इस्तेमाल होता है। ये है आपका हाल। आप उसके अलावा ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारा सेहत है उसके मुताबिक हर एक जो शहरी है उस पर $35 से $30 जो है ना खर्च होने चाहिए सालाना सेहत पे। आप पता कितने करते हैं? $4। आप अपना ये भी तो देखें ना कि आप कर क्या रहे हैं। इशू ये है सारा मामला कि हम जब तक ये सिर्फ सोचते रहे, 18वीं तरमीम में ये नहीं कह रहा क्योंकि आसमानी सहीफा, इसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन खुदा का वास्ता ये बार बार की तब्दीलियाँ छोड़ दें। आप आपस में बैठ के, पीपल्स पार्टी भी बैठ जाए, नून भी बैठ जाए, पीटीआई भी बैठ जाए, दूसरी जमातों को भी बिठा लें, लेकिन खुदा का वास्ता जाती उससे निकल आए, मुल्क के लिए सोच लें, आम आदमी के लिए सोच लें। जब तक ये सोच ये नहीं होगी उस वक्त तक आप 8वीं तरमीम कर लें, 18वीं तरमीम कर लें। जो अभी लबो लहजा आपने सुना शुरू में प्रोग्राम के, जैसे मैंने सुनवाया, उससे आपको लग रहा है कि ये लोग, आप कह रहे हैं कि जी बातचीत शुरू हो गई है वो, कि ये लोग तरमीम के लिए कोई राजी हो सकते हैं? क्योंकि अकेले पीटीआई की तो बस की बात नहीं ना। 100% राजी होंगे सर, अकेले पीटीआई की तो बस की बात नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 100% राजी होंगे। ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। ये सिर्फ अवाम के लिए। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, पब्लिकली भी आएंगे। क्यों हिलाली साहब, ये तब्दीली मुमकिन है इस लबो लहजे के साथ? और पीटीआई के पास तो जाहिर है मेजॉरिटी नहीं है, इतनी 2/3 नहीं है। क्या इधर क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल है। और इनका क्या स्टांस है जो इन्होंने कायम होके परेजसली लिया है, ये बिल्कुल सही है। ये हर चीज़ चेंज हो सकता है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई कौन है ये जो हम बात कर रहे हैं 10 साल से पहले? 10 साल से पहले तो यही लोग थे ना। ऐसा तो नहीं था कि कोई और लोग थे, किसी और का कसूर है। यही थे शरीफ, यही थे जरदारीज, यही था पीपीपी। और कौन थे? फेडरेशन में वो थे या प्रोविंस में वो थे? दे आर मेगा वॉकिंग डिजास्टर्स। इनको हमने 20-30 साल से फेडरेशन और प्रोविंस में देखा है, और यह नौबत हो गई है कि SIUT एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो चंदे पे चल रही है। आप जाके साइट में जाके देखें ये वर्कर्स हॉस्पिटल क्या है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इट्स सो बैड। और क्या हो रहा है, आप कोई इदारा देख लें, EOBI देख लें, आप SSMI देख लें, देयर इज टोटल अटर केओस, टोटल अटर मिसमैनेजमेंट, रॉबरी, थीवरी, एवरीथिंग। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं ये कब तक चलेगा? अगर आप कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, इनको ऐसा करो, यही लोग हैं जो 30 साल से पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। हमें अभी तक ये वाजे नहीं हुआ है, ये हम समझ नहीं सकते।
हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिस्टम सूबाई हुकूमत के अंडर हो, सिस्टम फेडरेशन के अंडर हो, जब तक यही लोग रूल कर रहे हैं तो ये उस चाहे कोई भी सिस्टम हो ये उसको अपने हक के लिए इस्तेमाल कर तो अब भी तो वही रूल कर रहे हैं, कप्तान ही चेंज है ना, टीम तो वही है। इलेक्टेबल्स तो कोई पीपल्स पार्टी से ले लिए, कोई नून लीग से ले लिए, कोई काफ लीग से ले लिए, वही है। या तो मुझे बता देना कि नए लोग आ गए हैं, शक्लें बदल गई हैं, क्या वही लोग हैं तो वो क्या करेंगे। दूसरी बात जो लाली साहब अभी कह रहे थे कोई काम नहीं हुआ, 10 साल पहले भी कुछ नहीं हुआ। 2007 और 8 के जो सरकारी दादोशुमार है उनके मुताबिक मरकज और सूबों को मिला के आपने 59 बिलियन खर्च किए सेहत पे, 59 बिलियन सेहत पे खर्च किए। और 2017-18 में आपने वो वफाक और सूबों ने मिला के कुल किए 291 बिलियन। यानी आपने सेहत पे खर्च तो ज्यादा किए ना, कहाँ कितना ज्यादा किया। मसला ये कि आया वो किस तरह से खर्च किया, आया वो सारा सेहत पे वाकई खर्च हुआ या नहीं हुआ, उसमें से खांचे कितने लगे, उसमें से हकीकी तौर पे अवाम पे कितने लगे। जब तक वो आप करप्ट लोगों को गैर फाल करके, करप्ट लोगों को फेल करके सही तौर पे ईमानदार लोगों को नहीं लाएंगे, वो किसी भी जमात से हो, उस वक्त तक मुझे आपको, हिलाली साहब को, आम आवाम को सही इलाज की। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुद इन लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है तो फिर ये बाहर ही इलाज करवाने के लिए, और अभी भी गए हुए हैं और वापस भी नहीं आ रहे हैं फिलहाल। अगर कोई वाकई इस लेवल का अस्पताल बन चुका होता, यहाँ पे इलाज की सहूलतें अच्छी होती, तो फिर हुक्मरान भी यहीं पर हमें इलाज मुआवजे की सहूलतें इस्तेमाल करते नजर आते हैं। बहरहाल जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं, इसी पॉइंट पर देखते हैं आने वाले दिनों में 18वीं तरमीम का ऊंट किस करवट बैठता है। वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जी लॉकडाउन के हवाले से भी यही हमें मुख्तलिफ हर सूबे की पुकार और हिकमत अमली नज़र आ रही है, लेकिन अब क्या लॉकडाउन खुलने जा रहा है? अगर जा रहा है तो कब? एक ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी, हम ये नहीं जानते। लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। कुछ पता नहीं कोरोना के साथ कब तक रहना पड़े, और इस बात का इदराक ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि पूरी दुनिया को भी है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर कोरोना ने बहुत तबाही भी मचाई, कहीं पर इस वक्त भी कोरोना बहुत पीक पर है, कहीं पर थोड़ा सा उसका हमें जो इंटेंसिटी है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्क जो हैं अब ये सोच रहे हैं कि मईशत पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की गई है, जो तमाम मामूलात ज़िंदगी रोक दिए गए हैं, बहरहाल उन्हें कहीं ना कहीं जाकर तो उठाना ही पड़ेगा, ये लॉकडाउन में नरमी करनी पड़ेगी। इसी हवाले से मैं जल्दी से आपको कुछ चीज़ें भी बता दूं, जैसे कि ईरान में आपको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा हमें इंटेंसिटी नज़र आई थी, लेकिन बहरहाल ईरान ने भी पाबंदियों में बतदरीज नरमी का फैसला कर लिया है। पीर से मुल्क की 132 इलाकों की मसाजिद भी खोली जा रही हैं। इसके अलावा स्कूल भी 16 मई से खुलने जा रहे हैं जनाब ईरान में। ये ईरान की सूरत हाल है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में पीर से पाबंदियां उठाई जा रही हैं और दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खोलने जा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा कुछ इन्होंने अभी तक कुछ चीज़ें हैं जिन पे सख्ती है, जैसे कि स्कूल, जिम और हजाम और केयर होम्स जो हैं वो बंद रहेंगे। अगर स्पेन की बात की जाए, स्पेन में भी आपको मालूम है कि बड़ा तेज़ी से हमने देखा था कि कोरोना फैला था और वहाँ पे भी काफ़ी अमबात हुई। स्पेन में भी अब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। शहरियों को घर से बाहर वर्जिश की भी इजाज़त होगी। इसके अलावा नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलेंगे, लेकिन अलग अलग औकात में। साथ में ये कह दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, लेकिन लोगों को मास्क उसमें लाजमी पहन के ही इस्तेमाल करनी होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हुकूमत जो है वो शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम करेगी। इसी तरह से मुत्तहदा अरब अमारात में भी हमें यही नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स को महदूद या फिर पूरी तौर पर खोला जा रहा है। तो बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि ओवरऑल जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने में आ रही है कि लोग नरमी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब सूरत हाल क्या है, इसके हवाले से हमने उस दिन भी बात की थी, थोड़ी मैं आज भी बात करना चाहूँगी। और हिलाल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए, सर अमेरिका में इतनी सूरत हाल गंभीर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसको ईज डाउन कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है फिर हम क्यों इतनी मुखालफत कर रहे हैं अगर हुकूमत ये सोचती है कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए? मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि आप ऐसे सोसाइटीज़ के बारे में बात कर रही हैं, अमेरिका और स्पेन, जैसे हमारे में सोसाइटी में उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। सर इस हमारे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अमेरिकन सोसाइटी में? वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन इस मामले में तो वो हमसे भी गए गुजरे साबित हुए ना। हम लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत एहतियात करें, कुछ करें, वो तो कुछ भी नहीं करे थे। इतना उन्होंने लाइटर लिया इस सारी सिचुएशन को, और उसके बाद देखें कि वहाँ पर क्या तबाही मची है।
ये भी तो चीज़ देखे ना, हम हर वक्त हम अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। अगर आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो ऐसा सोचें, अगर आप मायूस होना चाहते हैं तो कुछ और सोचें। मैं तो सोच रहा हूँ आप अपने मुल्क के बारे में बात करें। आप मुझे एक चीज़ें बताएं, हमारी इकानमी, हमारा कल्चर, हमारे रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं। हमारे पास पैसे नहीं है मास्क पहनने के लिए, हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, हम अनएजुकेटेड है, अनडिसिप्लिन्ड है, कच्ची आबादियों में रहते हैं जिधर फिल्थ, डिजीज़ और स्टैगनेंट वाटर हर जगह है। हम डिस्टेंसिंग के बात नहीं जाते हैं। हम एक वी आर एन अनएजुकेटेड सोसाइटी, द मोस्टली, आई मीन हाफ ऑफ द कंट्री एट लीस्ट। और हम फिर सोचना चाहिए कि इस किस्म के सोसाइटी को क्या लॉकडाउन बेहतर है कि सॉफ्ट क्लोजर बेहतर है? और फिर दूसरा सवाल, तो एपिडेमिक किधर है इस वक्त? उसका पीक पे है कि नीचे है? मैं तो समझता हूं पीक पे है और बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हमें अगर चॉइस करना हो सॉफ्ट क्लोजर और हार्ड क्लोजर में, तो इस किस्म का रैशनल आप इस्तेमाल करें। और मैं समझता हूं अगर इस किस्म का रैशनल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहला आपको पूछना चाहिए कि क्या हमारे पास इतना खाना है कि पॉपुलेशन को हम फीड कर सकते हैं 8 हफ्ते के लिए? 8 हफ्ते में वी विल बी फिनिश्ड आफ्टर वायरस 8 हफ्ते के बाद नहीं रह सकती है। क्या हम 6-8 हफ्ते तक पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं? और जितना भी टाइम लगे आप तैयारी करें। तो आपका जवाब है सारा कि हम नहीं कर पाते, इसीलिए तो हमने नहीं किया। यही तो जो आपने बात नहीं, मैं तो समझता हूं क्या बात कर रही हैं आप। हम अपने आप को, हम इंपोर्ट क्या करते हैं? किस चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त हम अपने आप को खाना नहीं खिला रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि हम क्या गंदम हमारा इंपोर्ट? आपने जो बात की, हमारी मीशत तो खुद भी इस हाल में नहीं है कि हम इतनी देर बंद रखें ना। प्रॉब्लम ही ये चल रहा है। और वो इमरान खान साहब कह रहे हैं हम सब तक अभी भी नहीं पहुंच सके। पास हैं पैसे, आपके पास 1 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन रुपीस का आप एहसास प्लस स्कीम दे सकते हैं। आप अपने लोगों को मार्शल प्लान दे सकते हैं। मैं बैठ के आपको वो पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया है। IMF आपको कह रही है दो स्पेंड, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 6-8 हफ्ते तक आपके पास खाना है, आपके पास पैसे भी हैं तनख्वाह देने के लिए। आपको लगता है कि ये जो है चीज, मैं बताऊं सर 1 सेकंड में आती हूं, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी है, सब कर सकते हैं। आप तो आप समझती है कि ये सॉफ्ट लॉकडाउन से ये हो जाएगा जब मैंने डिस्क्राइब किया है लोग कैसे? बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब की बात से राइट सर, मुझे थोड़ा सा मौका दें, वक्त बड़ा कम है। क्या किया? ठीक है सर, इस पे हमने उस दिन भी बात की। मैं इमरान साहब जी सही है सर। इमरान साहब बड़ी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं जल्दी से कर दूं। एक तो जो हिलाली साहब ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे तो खर्च किए हैं ना, इतना बड़ा पैसे कैश में भी दिए, अभी भी दे रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, और उसके बाद भी कर्ज हसना भी दे रहे हैं। तो हुकूमत ने ये तो किया, लेकिन इसके साथ भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फिर भी हम शायद सब तक नहीं पहुंच सकते। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हिलाली साहब बात कर रहे थे कि हमारा उनसे हम मुकाबला ही नहीं, कंपेरिजन ही नहीं, तो मैं भी तो यही बात कर रही हूँ कि हमारी तो मीशत वो वाली मीशत भी नहीं है, तो फिर हम कैसे बंद करें? हिलाली साहब है हमारे एंग्री यंग मैन। हिलाली साहब तो सलाम है। हिलाली साहब की बातें जो है ना वो दिल से करते हैं, एक सच्चे पाकिस्तानी है, वो चाहते हैं पाकिस्तान ऐसा हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ फॉर हिलाली साहब। लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। बात यह जो इमरान खान हमेशा बात करते हैं वो ऐसे नहीं करते। वो वज़ीर आज़म है, बहरहाल उनके पास हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देख लेना तो पूरी दुनिया का सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा कि पूरी दुनिया में 1 अरब 60 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। 1 अरब 60 करोड़ लोगों के, और उनकी आमदनी जो रोजगार पे रहेंगे उनकी आमदनी में 60% कमी का खदशा है। पहली बात। दूसरी बात आ जाती है, अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खदशा है कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। 40 लाख पाकिस्तान में ऐसे मजदूर हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जाके मजदूरी करते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अब नहीं जा पा रहे, वो बेरोजगार होके बेचारे बैठे हुए हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान है ना वो है दिहाड़ीदार मजदूर और छोटे कारोबार में काम करने वाले, उनका रोजगार बिल्कुल ही बंद है। अब आ जाते हैं दूसरा, 10 लाख छोटे कारोबार ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से मुस्तकिल बंद होने का खदशा है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी इदादोशुमार हैं, एनजीओज के इदादोशुमार हैं, मोतबर इदारों के इदादोशुमार हैं। उसके बाद आप ये देख लें कि एक जो सरकारी सतह पे एक मोहतात अंदाज़ा लगाया गया, उसके मुताबिक पाकिस्तान को 1 खरब रुपए का नुकसान हो सकता है, पाकिस्तानी मीशत को 1 खरब रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह आप ये देखें कि पहली बार है कि पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है वो 1952 से निचली सतह पे चली जाएगी, 1952 से भी नीचे। तो यानी जो मरीज इससे मुतासिर हुए हैं, खुदा न खास्ता जो अमवात हुई हैं, उसको अगर हम उसके साथ कंपेयर करें जो इस वक्त हमें सिचुएशन नजर आ रही है, तो उसमें तो हमें काफ़ी गंभीर लग रही है। लेकिन मैं लास्टली सिर्फ असद उमर साहब की गुफ्तगू का एक पार्ट सुनवा के हिलाल साहब आपसे शॉर्ट कॉमेंट उस पर ज़रूर लेना चाहूँगी। सुने जी, असद उमर साहब ने आज क्या कहा। 1 माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में 1 महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। कोरोना से ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में मर जाते हैं लाली साहब, फिर हम ट्रैफिक तो नहीं बंद कर देते, बताएं यार। ये किस किस्म की बातें हैं, ये जो चाइल्डिश है, किस चीज का आप ऑरेंजेस एंड एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये एक डिजीज है, इट्स एन अनकंट्रोलेबल वायरस, ये फैल गया। तो अगर आपका ये ख्याल था तो आपको एक स्टेप नहीं लेना था हिफाजत के लिए। ये डिजीज 14 दिन में एक फैमिली के थ्रू जा सकती है, कोई ठीक रहेगा, कोई थोड़ा बीमार होकर ठीक हो जाएगा और कोई मर जाएगा। यही स्टैटिस्टिक्स पहले दिन आप लोगों को देखते और कहते हैं इसलिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज्यादा लोग मरते हैं यार, ये कोई तरीका है? पता नहीं था ना कि ये फिर भी चले सर, होपफुली कि ये अच्छा रहे। बहरहाल जी, असद उमर की बात चल निकली है तो उमर के बारे में आज वाकफा ने हाल बड़ी खबर भी लाए हैं। तो इमरान साहब क्या बता रहे हैं? असद उमर सुना है बड़े करीब हो गए हैं इमरान खान साहब के। देखें जी, हमारे वाकफा ने हाल ने ये बताया कि असल में 2 चीज़ें थी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी जिनकी कमी महसूस की जा रही थी। एक थे नईमुल हक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नईमुल हक के बाद जो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान के, उनका एक ओहदा खाली था। दूसरा, जो जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासले बढ़े हैं, तो अब जहांगीर तरीन की जगह भी उसमें खाली थी और कोई ऐसा बंदा था। तो पीटीआई कराची ग्रुप जो थे वो एक्टिव थे और उसमें से अब असद उमर साहब जो हैं वो आपको पता है पहले भी वज़ीर आज़म के ब्लू आइड थे, दरमियान में थोड़ा सा फासला हो गया था। लेकिन अब हमारे वाकफान हाल का कहना ये है कि असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को तो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है और नईमुल हक की जगह लेने जा रहे हैं। तो ये जो मामला है ना, ये आप ज़हन में रखें कि नईमुल हक साहब की जगह लेने जा रहे हैं, मुतबादिल उनका मिल गया और जहांगीर तरीन की जगह जो सबसे करीबी मशीर की थी वो असद उमर ने हासिल कर ली है। ठीक है जनाब, इसीलिए मैं नजर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खान साहब के बड़े पास नजर आते हैं। चले जनाब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात हो जाए कि सिंध गवर्नमेंट ने गंदम बहरान पर शोर तो इतना मचाया और जब रिपोर्ट आई तो क्या हुआ। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले असद उमर साहब की बात हो रही थी, वफाकी वजीर हैं और इमरान खान साहब के बड़े करीब हो गए हैं और इस बारे में कुछ हिलाली साहब भी हमसे बात करना चाहते हैं। हिलाली साहब, क्या बताना चाह रहे हैं आप असद उमर साहब के बारे में और जिस तरह से इमरान खान साहब से ज़्यादा उन्होंने कुर्बत हासिल कर ली है? मेरे ख्याल में कि अपने लीडर को सपोर्ट देने के लिए ये अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पे आ गए हैं जो बचपना है। मुझे ट्रंप याद आ रहा है, आपको याद है ट्रंप कहता था ये कुछ नहीं है भाई, छोटा सा फ्लू है, फ्लू में ज़्यादा लोग मरते हैं। और आप देखें तो फिर क्या ज़रूरत है, कैंसर में बहुत लोग मरते हैं तो दहशतगर्दों को छोड़ो, कैंसर पे कॉन्सेंट्रेट करो यार। दहशतगर्दों के पीछे आपने आधी फौज क्यों लगाई हुई है? ये कोई तरीका है कंपेयर करने का? आप मुझे बताएं कि इस ऐसे बातें एक सुलझा हुआ आदमी, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आई डोंट थिंक कि मेरे ख्याल में आप अपने पॉइंट को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लाएं। ये कहना कि भूल जाओ, आपको पता है जो लोग मरेंगे अगर खोल दिया आपने, और जो फैमिली मेंबर्स गरीब के जाके मरेंगे या इनकैपेसिटेट होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना, अगर वो फैल जाए, आपको पता है उनके अर्निंग मेंबर्स, उस फैमिली को कौन देखभाल करेगा? आप मुझे बताएं। आप एक मॉडल बनाए कि इन्फेक्शन रेट का, ना आप टेस्ट कर रहे हैं, ना आप मॉडल बना रहे हैं, ना आपने सोचा है।
You know, this is the hallmark of this government. चलें, ठीक है, लेकिन वो सिंध हुकूमत तो बड़ी तारीफ करती है अपनी कि उन्होंने कोरोना को बहुत अच्छे से डील किया, बल्कि बिलावल साहब तो समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया ही तारीफ कर रही है कि जी सिंध हुकूमत ने जो काम कर दिए हैं वो तो पता नहीं किसने कर दिए हैं। तो इमरान साहब, सिंध हुकूमत पर वफाकी हुकूमत तो खुश नहीं है, उन्होंने तो कोई सोचा है कि कैसे इनके साथ अब डील करना आगे? देखिए, मैं आपको एक खबर दे दूँ, वज़ीर आज़म की जो किचन कैबिनेट है, वज़ीर आज़म की और उस किचन कैबिनेट के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध में करप्शन के हवाले से, और सिंध में जो बद इंतज़ामी है इसके हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है वज़ीर आज़म हाउस में। तो वज़ीर आज़म ने अपनी किचन कैबिनेट को ये कहा है, ख़ास तौर पे जो उनके करीबी वुज़रा हैं उनसे ये कहा है कि आप मुझे एक ऐसा इस तरह का मॉडल बना के दें और एक इस तरह का लाहेअमल दें कि हम सिंध को किस तरह से इन दोनों चीज़ों से बाज कर सकते हैं। अच्छा जी, देखते हैं अब कैसे वफाक कंट्रोल है। बहरहाल जनाब, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त।